Hi friends, this is Akshay Patil and welcome you all in the Patil's Path. Today we will discuss the CSAT strategy for UPSC prelims 2026. आजकल CSAT एक बहुत ही डिसाइडिंग पेपर होते जा रहा है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में। बहुत सारे बच्चे हैं जो जीएस में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पर CSAT में अच्छा स्कोर नहीं करना पर पाने की वजह से वो मेंस नहीं लिख पाते और फाइनली वो इस लिस्ट से या फिर इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू क्लियर द CSAT. फर्स्ट, व्हाई CSAT मैटर्स. जैसे कि हमें सबको पता है कि CSAT एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, बट स्टिल एक कंपलसरी नेचर का है. आप CSAT को इग्नोर नहीं कर सकते. CSAT में जस्ट आपको 33% ऑफ द मार्क्स लाने होते हैं, मतलब टोटल 66 मार्क्स. अगर आपके 66 मार्क्स आ जाते हैं तो यू आर क्वालिफाइंग दिस पेपर एंड यू आर इन अ सेफ जोन. ऐसा देखा गया है पर्टिकुलरली आफ्टर 2018, मतलब 2019 के बाद बहुत सारे बच्चे जो जीएस में अच्छे कमांड होने के बावजूद, जीएस में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी CSAT में फेल हो जाते हैं. अगर इस सिनेरियो को हमें कंट्रोल करना है, इस सिनेरियो को अपने साथ रिपीट नहीं होने देना है, तो इसके लिए एक राइट स्ट्रेटेजी की जरूरत है जो आपको अश्योर क्वालिफिकेशन देगी. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द राइट स्ट्रेटेजी, आई वुड फर्स्ट डिस्कस द CSAT पैटर्न. CSAT में 80 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, मतलब हर एक क्वेश्चंस को 2.5 मार्क्स होते हैं. ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज सेम एज दैट इज फॉर जीएस, दैट इज 2 आवर्स. इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, दैट इज 1/3 33% नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि काउंट होती है 0.83. सपोज आपने CSAT में 10 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं. अगर आपने 10 क्वेश्चंस करेक्ट किए तो मल्टीप्लाई बाय 2.5, मतलब आपके टोटल मार्क्स हो गए 25. पर अगर आप 11th वाला क्वेश्चंस, 11वां क्वेश्चंस इनकरेक्ट कर जाते हैं तो आपको उस एक क्वेश्चन का जो 2.5 मार्क्स मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेगा. उसके साथ साथ जो आपने ये 25 मार्क्स स्कोर किया है, इससे आपका 0.83 माइनस हो जाएगा. सो इस तरह की नेगेटिव मार्किंग भी है. तो इस ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लस पॉजिटिव मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग के बाद अगर हम देखें कि हमारा सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, जैसे हम अश्योर हो सकते हैं कि वी आर इन अ सेफ जोन, तो आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 45 to 50 क्वेश्चंस यू मस्ट अटेम्प्ट, not below 45 and not above 50 as well, because over attempting also a problem. We will discuss it in the forthcoming session. CSAT ट्रेंड, पर्टिकुलरली 2019 से 2025 का जो ट्रेंड है वो हमें ऐसा दिखाई देता है कि हर साल CSAT की जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ती जा रही है. अगर आपने 2023 का CSAT का पेपर देखा है तो इट वाज शॉकिंग फॉर द एवरी एस्पायरेंट, और उसके बाद भी CSAT की जो डिफिकल्टी है वो उतनी ही है, लगभग उतनी ही है. सो ऐसा क्या डिफिकल्ट हो जा रहा है CSAT में, तो पर्टिकुलरली मैथ्स. यूपीएससी में जो आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें दिया है कि आपको 10th लेवल का मैथ पूछा जाएगा, बट दिस इज अ मिथ. एक्चुअल में यूपीएससी आजकल बहुत लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस पूछ रहा है. पर्टिकुलरली कैट लेवल के क्वेश्चंस यूपीएससी CSAT में पूछता है. तो जब मैथ डिफिकल्ट हो जा रहा है तब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन अगर कोई दे सकता है वो है कंपैरिजन एंड रीजनिंग. ये दो जो सेक्शन है CSAT की, वही हमें एक अच्छी एज दे सकते हैं ताकि हम CSAT का जो कट ऑफ है 66 मार्क्स, उससे ऊपर मार्क्स ला सकें. इसकी वजह से कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग कि भाई हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें एक सिलेक्टिव अप्रोच रखना है कि हम कोई सिलेक्टिव सेक्शन में से सिलेक्टिव क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और अपना कट ऑफ पार करके निकल जाएंगे. द गोल्डन रूल ऑफ CSAT, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के इस फंडे में ना पड़े. हमें ऑल 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस करना है. सो कौन से स्पेसिफिक एरियाज? स्ट्रेंथ एरियाज. हो सकता है कि किसी के लिए कंप्रीहेंशन एक स्ट्रेंथ एरिया हो तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए. किसी के लिए रीजनिंग हो सकता है, उसी तरह से किसी के लिए मैथ हो सकता है. तो अपने अपने स्ट्रेंथ एरिया को फाइंड आउट कीजिए और उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए. और जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है उसमें एक्यूरेसी अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए. एटलीस्ट आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड में आपकी एक्यूरेसी कम नहीं जानी चाहिए. और जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं भी है उसमें भी कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं. ऐसे लो रिस्क क्वेश्चंस को ढूंढिए एग्जाम हॉल में, ऐसे इजी क्वेश्चंस को ढूंढिए और उसी को टारगेट करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं. देन आइडियल अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी. देखिए, ये अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी हर एक की वेरी हो सकती है, पर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द वे आई वुड सॉल्व द CSAT.
इन द एग्जाम हॉल। फर्स्ट गो थ्रू कंप्रेंशन। पहला जो 1 घंटा है वो उस 1 घंटे में आपने पूरा कंप्रेंशन कंप्लीट करना चाहिए। आफ्टर डूइंग कंप्रेंशन जस्ट गो फॉर रीजनिंग एंड मैथ। अब मैं रीजनिंग और मैथ में एक क्रोनोलॉजी नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि दैट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क आई वुड से। तो जैसे ही 1 2 3 4 5 6 जैसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको क्वेश्चंस का दिखेगा वैसे ही जाइए, और उसमें भी इजी क्वेश्चन जो भी हो, वेदर इट कैन बी ऑफ सीसेट, सॉरी इधर वेदर इट कैन बी ऑफ मैथ और ऑफ रीजनिंग, इजी इजी क्वेश्चन को फाइंड आउट करके उसको अटेम्प्ट करना है। इजी रीजनिंग प्लस मैथ क्वेश्चन। और जैसे ही आप इस स्कैनिंग करते होगे एग्जाम हॉल में, तो आपको कुछ लेंदी या कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दिखेंगे, उसको डायरेक्टली स्किप करो, आउटराइटली स्किप करो। अब आप बोलेंगे कि हम तो इसमें पढ़ने में तो टाइम गंवाएंगे ही, तो दिस शुड नॉट हैपन। आपको क्वेश्चंस की 1 या 2 लाइन पढ़ते ही पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा, तो उसको स्किप कर देना चाहिए, पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए। तो इन एग्जाम हॉल आइडियल अगर हम देखें नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग, तो हमें 28 to 32 क्वेश्चंस नेट करेक्ट लाना है। नेट मतलब नेगेटिव मार्किंग को छोड़ के हमें 28 to 32 क्वेश्चंस, अगर 28 क्वेश्चंस आपके करेक्ट तो आपका 70 मार्क्स हो जाएगा। तो ये आप मार्जिन पे क्लियर करेंगे। अगर आप 32 क्वेश्चंस करेक्ट लाते हैं तो आपका लगभग 80 मार्क्स हो जाएगा। तो ये आप अच्छा सेफ जोन में आके SSAT को क्वालिफाई कर सकते हैं। देन सेक्शंस वाइड वेटेज। यूपीएससी में सेक्शन वाइज किस किस सेक्शन को कितना वेटेज है, तो कंप्रेंशन में हर साल लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक प्रिसाइज नंबर हम अगर देखें 3-4 साल से, तो वो है 27 क्वेश्चन हमें कंप्रेंशन से दिखते हैं। उसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, सिलेक्टिव अटेम्प्ट, नॉट ऑल। सिलेक्टिवली जो हमें इजीली हो जाए उसको ही अटेम्प्ट करना है। देन कंप्रेंशन, द की टू क्लियर दिस SSAT। जैसे कि अगर 2023 के SSAT का एग्जाम्पल ले, तो 2023 में जिन्होंने कंप्रेंशन से स्टार्ट किया था उनका SSAT इजीली हो गया था। कंप्रेंशन क्यों एक की है SSAT को क्लियर करने की, क्योंकि इसमें लोवेस्ट रिस्क है, क्योंकि कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। आपको बस पैसेज को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और आंसर देने हैं। आंसर भी वही दिया है पैसेज में, बस आपको पढ़ के उसको फाइंड आउट करना है। और कंप्रेंशन में यूपीएससी कभी भी आपकी ओकेबलरी नहीं चेक करना चाहती, बस एक आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, आप किसी पैसेज को पढ़ने के बाद उसको कितना तरह से समझ सकते हैं, ये जानना चाहिए। तो कंप्रेंशन में अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आई वुड सजेस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कंप्रेंशन में आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, और उसमें आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 70 to 80%। मतलब अगर आप 27 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लगभग 22 प्लस क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। इट इज मैंडेटरी। एक्चुअली दिस इज नॉट अ बिग डील। आई हैव सीन पीपल डूइंग 25 to 26 correct questions as well, so you can easily do the 22 questions correct. How to prepare comprehension, this is important. लगभग आज से 3 महीने बचे, अगर हम एवरेज लेके, मतलब कुछ छुट्टियां वगैरह कुछ निकाल के अगर हम एवरेज लिए, तो लगभग हमारे पास 3 महीने हैं। तो इन 3 महीने में डेली आप 10 पैसेजेस को सॉल्व करिए। 10 पैसेजेस बोल सकते हैं, या फिर SSAT के पैसे कंप्रेंशन के 10 क्वेश्चंस बोल सकते हैं। डेली विदाउट मिस्टेक डेली आप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करिए ही करिए। और जब आप कंप्रेंशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस कीजिए, जैसे उस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, किस चीज के बारे में वो पैसेज बात कर रहा है। उसके बाद इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो जब भी आप पैसेज पढ़ रहे होते तो उसका इम्प्लाइड मीनिंग जो एक्सप्लिसिटली पैसेज में नहीं दिया होगा, फिर भी उसके टोन से हमें समझ में आता है कि व्हाट दिस पैसेज वांट टू से, उस इन्फरेंस पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट, ऑथर्स का टोन। ऑथर्स का टोन कैसा है, किसी चीज के बारे में एप्रिसिएटिव है या फिर क्रिटिकल है, इस टाइप के जो ऑथर्स के जो टोन होते हैं इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि उसी में बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड पर्सनल अजम्पशंस। अगर पैसेज में दिया है कि सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो ओके सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, हमें अपना प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है कि सन ईस्ट से राइज करता है उसको नहीं अप्लाई करना है। जो पैसेज में दिया है बस उसी को सही मानना है। देन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो लो इनपुट में हाई आउटपुट दे सकता है, सो इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। दिस इज मस्ट टू डू एंड दिस इज वन ऑफ द हाई स्कोरिंग सेक्शन ऑफ द SSAT।
तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे। अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो उसमें भी इन टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो ऐसे की टॉपिक्स जिनमें बार बार क्वेश्चंस आते हैं उनको फाइंड आउट कीजिए बाय एनालाइजिंग द पीवाईक्यू, और उन्हीं को ज़्यादा टारगेट करके चलिए। उस सीसेट में एटलीस्ट 12 से 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आना है। 12 से 15 इजी क्वेश्चन सीसेट में, रीजनिंग में आपको इजीली मिल जाएंगे। मैथ्स स्मार्ट एंड सिलेक्टिव। भाई स्मार्ट एंड सिलेक्टिव, क्योंकि मैथ इज बिकमिंग टफर डे बाय डे। सो इसमें हर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि जब भी आप मैथ्स की प्रिपरेशन करें तो जो भी पीवाईक्यू में टॉपिक्स पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। पर उसमें भी आपको कुछ फोकस एरियाज रखना है कि जिसका आपने अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखना है, जैसे परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड बेसिक नंबर सिस्टम। ये जो टॉपिक्स है इनमें बार बार मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो समवॉट इजियर साइड में होते हैं। तो एक लो हैंगिंग फ्रूट्स है। तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और उसके साथ साथ जो अदर टॉपिक्स हैं जो थोड़े डिफिकल्ट या रेयरली आस्क्स हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना है। मैथ्स टॉपिक्स टू अवॉइड इनिशियली। ये जो टॉपिक्स है ये प्रिपरेशन के टाइम में भी इनिशियली अवॉइड करना है, उसके साथ साथ एग्जाम हॉल में भी इनको इनिशियली अवॉइड करना है। अगर इन टॉपिक्स को आप प्रिपरेशन के टाइम में स्टार्टिंग में लेंगे तो आपको डिमोटिवेशन फील होगा, क्योंकि ये टिपिकल टॉपिक्स है। उसी तरह से अगर एग्जाम हॉल में अगर आप इन टॉपिक से, इन क्वेश्चन से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको पैनिक फील होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक्स ही टिपिकल टाइप के हैं। तो जैसे रीजनिंग में लेंथी पजल्स आती है, बहुत सारा कंटेंट दिया होगा और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा होगा। सो दैट कंज्यूम्स योर टाइम एंड दैट क्रिएट्स प्रेशर इन द एग्जाम हॉल। तब ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं, अवॉइड कीजिए। एडवांस अलजेब्रा, अवॉइड इट। और कुछ बहुत सारे डाटा हैवी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारा मल्टीपल डाटा दिया होगा, तो इन सब क्वेश्चंस को आप अवॉइड कीजिए। दूसरा, अगर मैथ्स के क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो। और कॉन्फिडेंट किस क्वेश्चन में हो और किस क्वेश्चन में नहीं हो वो आपको उस क्वेश्चंस की 2 लाइन्स पढ़ने में ही समझ में आना चाहिए। एंड इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस दैट हैज टू बी डन प्रियोर द एग्जाम। 3 मंथ रिसर्च प्लान। जैसे कि मैंने अज्यूम किया है कि हमारे पास अभी 3 महीने हैं, तो अगर आप फर्स्ट महीने में अगर हम स्टार्ट के अभी से बेसिक से स्टार्ट करें तो क्या करना चाहिए। तो जो पहला मंथ है उसमें हमें यहाँ बस फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है। सो हाउ टू मेक द फाउंडेशन स्ट्रांग। जो मैथ्स के बेसिक्स है उसको रिवाइज कीजिए, उसको पढ़िए। आप किसी यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं या फिर आपका कुछ बेसिक बुक्स हो गए तो उससे कर लीजिए। उसमें रीडिंग कंपैरिजन का डेली प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि मैंने बताया डेली 10 क्वेश्चंस मस्ट। रीजनिंग के बेसिक्स को स्ट्रांग कीजिए। इस 1 मंथ में आपको मैथ्स और रीजनिंग के बारे में खुद को टेस्ट नहीं करना है, बस आपको बेसिक्स फाउंडेशन तैयार रखने हैं। जैसे ही आप सेकंड मंथ में एंटर करोगे तो इस मंथ में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इस मंथ में आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए वीकली, जैसे मैथ का कोई टेस्ट, रीजनिंग का कोई जिसमें पूरा मैथ हो, पूरा रीजनिंग हो या फिर पूरा कंप्रेंशन हो, इस टाइप के वीकली सेक्शनल टेस्ट आप लगाइए। और इस सेक्शनल टेस्ट के दौरान आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज को फाइंड आउट कीजिए। कौन से एरियाज है जो आपको इजीली सॉल्व होते हैं और आपको स्कोर बढ़ाते हैं, कौन से एरियाज में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ये फाइंड आउट कीजिए। उसके साथ साथ आपकी रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव कीजिए। रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करना कंप्रेंशन के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है। जैसे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी तो आपको क्वेश्चन को रीड करने में कम टाइम लगेगा, तो आप कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम टाइम में जो प्रेशर है उसको मैनेज कर पाएंगे। सो आपको सेकंड मंथ में अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। थर्ड मंथ में ये पूरा टेस्टिंग वाला टाइम है। इसमें आप 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं और इसमें कोई भी न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन। इसमें कोई भी न्यू टॉपिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसका यूटिलिटी 0 होने वाला है। और यही वो मंथ है जिसमें आपको अपनी फाइनल अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करनी। व्हाट डज दिस मीन कि मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए जिसकी वजह से मैं एक सेफ जोन में जाता हूँ। टेस्ट में ट्राई कीजिए कि मैं अगर 45 अटेम्प्ट करता हूँ या मैं 50 अटेम्प्ट करता हूँ या मैं 40 अटेम्प्ट करता हूँ तो किस अटेम्प्ट में मेरा एक सेफ स्कोर चला जाता है। उसके साथ साथ मैं किस
टॉपिक से, किस सेक्शन से स्टार्ट करूँ। जैसे मैं कंप्रेहेंशन से स्टार्ट करूँ तो मेरा स्कोर बढ़ता है, या फिर मैं मैथ से स्टार्ट करूँ तो मेरा स्कोर बढ़ता है। इस टाइप की अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी जो आपको एग्जाम हॉल में फॉलो करनी है, वो इसी 3rd मंथ में आपको फाइनलाइज करनी होगी। उसके बाद मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी। मॉक टेस्ट आर नॉट जस्ट टू बी गिवन बट ऑल्सो टू बी एनालाइज। मॉक टेस्ट आर इंपॉर्टेंट बट ओनली वेन दे आर एनालाइज प्रॉपरली। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे तो मॉक टेस्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो एनालिसिस में क्या करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी को चेक करना है कि आप कितने अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से कितने सही होते हैं। फाइंड आउट दिस। दूसरा, आप पर क्वेश्चंस कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और उस पर आउटपुट को कमी है, या फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद भी उस क्वेश्चन के अंत तक आप नहीं पहुंच पाते। फाइंड आउट, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सोचो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें एग्जाम हॉल में अवॉइड करना है। देन रिस्की क्वेश्चंस। रिस्की क्वेश्चंस जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, कुछ लेंदी क्वेश्चंस होते हैं या फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना है। तो ये जो रिस्की क्वेश्चंस कौन से, ये हमें टेस्ट में ही फाइंड आउट करना है। और अगर एक बेंचमार्क एक्यूरेसी के बारे में बोले कि भाई इतनी एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट 65%। मीन्स अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो एटलीस्ट 50 में से 35 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। तो एटलीस्ट इट इज द लिस्ट, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम जाते हैं तो आप सेफ जोन से बाहर जा रहे हो। तो 65% और मोर आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। एग्जाम डेस्ट सिसर्ट स्ट्रेटेजी। जैसे ही आपको एग्जाम हॉल में सिसर्ट का पेपर मिले तो फर्स्ट 5 मिनट्स कुछ नहीं करना है, आपको बस पूरा पेपर स्कैन कर लेना है। जस्ट आंखों के नीचे से डालो पूरा पेपर। जब आप पेपर को स्कैन कर रहे होते तब आपको रीडिंग कंप्रेशन के जो इजी रीडिंग कंप्रेशन होते उसको मार्क कर लेना है। इजी मतलब कैसे, जैसे बहुत सारे बार हमने देखा होगा कुछ बहुत लेंदी पैसेज होते हैं पर उसके बाद एक ही क्वेश्चन होता है, तो ये दिस क्वेश्चंस आर टू बी डन लास्ट। इजी मतलब छोटा सा पैसेज हो और उसमें 2 या 3 क्वेश्चन हो, या फिर एक ही क्वेश्चन रहेगा फिर भी वो पैसेज बहुत छोटा होगा। तो ऐसे छोटे पैसेजेस जिनमें मल्टीपल क्वेश्चन है, या फिर एक क्वेश्चन होगा फिर भी छोटा पैसेज है, ऐसे पैसेजेस को आप मार्क करके रखिए और उनसे पहले स्टार्ट कीजिए, उनको पहले खत्म कीजिए और उसके बाद जो लेंदी पैसेज है उन पे आइए। दूसरा, जब भी आप मैथ में जाएंगे तो मैथ या रीजनिंग जब भी सॉल्व करेंगे तो तब क्वेश्चंस को पहले ही छोड़ दीजिए। तब क्वेश्चंस को हमें लास्ट में करना है, अगर टाइम परमिट करता है तो। अगर टाइम परमिट नहीं करता है तो उसको कंप्लीटली स्किप कर देना है। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सिसर्ट में बहुत बार हम ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में हमारा नेगेटिव मार्किंग बढ़ा देते हैं। तो एक सेफ अटेम्प्ट आपने दे दिया है और उसके बाद आपको आपका दिल कह रहा है कि भाई मैंने इतना तो करेक्ट कर लिया होगा कि मेरा एक सेफ तरह से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद किसी भी रिस्क की क्वेश्चंस को, आपके पास टाइम होने के बाद भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें आप श्योर ना हो, उसको अटेम्प्ट ना कीजिए। जिसमें कंप्लीटली श्योर हो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो स्टॉप अटेम्प्टिंग वंस यू हैव स्कोर इनफ। कॉमन मिस्टेक्स टू बी अवॉइड फॉर सिसर्ट। फर्स्ट, बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड होता है या फिर इंजीनियरिंग या आईआईटी से आते हैं और सिसर्ट को लास्ट मंथ तक इग्नोर करते हैं। सो डोंट डू दिस। अच्छे आईआईटीएंस को यूपीएससी ने फेल किया है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द सिसर्ट। देन ओवर कॉन्फिडेंस इन मैथ, सेम कि भाई मेरा तो मैथ स्ट्रांग है। इसी वजह से मैथ्स की वजह से 2023 में जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग था वो भी बच्चे फेल हुए थे। तो डोंट शो योर ओवर कॉन्फिडेंस इन द मैथ। ब्लाइंड गेसिंग मतलब जैसे मैथ और रीजनिंग के केस में आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और कंक्लूजन तक पहुंचे, आपका जो आंसर आया वो है 5, पर ऑप्शन में तो कोई 5 ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसमें 6, 7, 8 या फिर 4 ऐसे ऑप्शन दिए हैं, तो आप इसकी नियर बाय 6 पे टिक मार्क करके जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड गेसिंग। डोंट डू दिस काइंड ऑफ ब्लाइंड गेसिंग। देन नो मॉक एनालिसिस। मॉक देना पर उसको एनालिसिस नहीं करना, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। या इससे अच्छा है तो मॉक्स ही ना दो। अगर मॉक्स दे रहे हो तो उसको एनालाइज करो, अच्छी तरह से एनालाइज करो। फाइनल मंत्रा ड्यूरिंग एग्जाम, जस्ट स्टे काम एंड ट्रस्ट योर प्लान, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर एफर्ट्स। द एफर्ट्स यू हैव पुट इन डेफिनेटली बियर द फ्रूट। ओके, अगर एग्जाम में पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो उस डिफिकल्टी की वजह से पैनिक नहीं होना है। अगर डिफिकल्ट भी है तो यूपीएससी में हर साल अगर आप देखें कितना भी पेपर डिफिकल्ट जाए, यूपीएससी कुछ ना कुछ तो सेक्शंस ऐसे देते हैं कि जिसके बेसिस पे आप इस एग्जाम को, इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि 2023 में मैथ्स और रीजनिंग टफ था,
फिर भी यूपीएससी ने कंपैरिजन इतना इजी दिया था कि अगर आप कंपैरिजन के बेसिस पे चलते तो आपको इजीली अच्छा स्कोर आ जाता था। इसलिए अगर डिफिकल्ट पेपर दिखे तो आपको पैनिक नहीं होना है और काम रखना है। अल्टीमेटली, थैंक यू सो मच and all the best for UPSC Prelims 2026. Hope you will clear this exam this year and come with a flying color. With this, I would like to end this lecture here. See you soon.